Hello everyone, I hope you all are doing well. So, today we are going to talk about the Middle East conflict, the situation arising in the Iran and Israel, USA. So, I'm trying to like tell you about my perspective, like how जितना मैंने जियो पॉलिटिक्स से सीखा है जितने से फॉलो कर रहा हूँ और आई एम ए कीन इंटरेस्ट इन द जियो पॉलिटिक्स सो आई वॉन्ट टू टेल माई परस्पेक्टिव ऑन दिस वॉर इफ़ यू टॉक अबाउट तो यार जैसे ऑब्वियसली लाइक कि इतना हो रहा है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा और जो आज इंडियन रुपी गिरा है सो 92 हो गया है एक डॉलर के मुकाबले ये अब तक का सबसे बड़ा फॉल है इंडियन रुपी के अंदर तो डेफिनेटली कंट्रीज़ तो सफ़र करने वाली है और जो जिस हिसाब से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी 100 से 110 बैरल तक पहुंच जाएगी और जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है उस तरफ लाइक यूरोप के अंदर 50 से 60% और अमेरिका के अंदर 93%, यूके के अंदर भी 70-80%। सो डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो होगा और भी बहुत सी सिचुएशंस आने वाली है और अगर लाइक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर ईरान का अगर स्टांस देखें लाइक अगर उसको हटा दीजिए हम अली खमेनी को हटा दें वहाँ के जो अंदर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है जो भी सेंसरशिप है तो उसको हटाएं तो अगर क्या आपको नहीं लगता अगर ईरान अपना न्यूक्लियर बैलिस्टिक जो ये न्यूक्लियर वाला प्लान है ड्रॉप कर देगा और कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा तो अमेरिका उसको कोई फर्दर अटैक नहीं करेगा। आई डोंट थिंक सो क्योंकि इसराइल को अटैक तो करना है कभी भी कुछ भी डेवलप कर सकता है। चलो नहीं करेगा उसने असोर किया बट कल को इन दोनों में से किसी भी कंट्री ने बोल दिया कि ईरान कुछ तो ऐसा कर रहा है कि हमें उससे थ्रीट है और ये अटैक करेंगे और वो जबकि वो वैसा नहीं कर रहा होगा तो फिर ईरान को बचाव में कौन आएगा? नो वन। फिर तो कब जाएंगे वैसे मारेंगे। और अगर न्यूक्लियर वेपन एक डिटरेंस का भी काम करता है लाइक नॉर्थ कोरिया, अब नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर ले वो कभी मिसाइल छोड़ता है कभी कुछ करता है बट उससे डायरेक्ट वॉरफेयर करने से कोई भी कंट्री नहीं जाती है क्योंकि सबको पता है कि अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सो ये एक रीज़न होता है न्यूक्लियर डिटरेंस का। और बैलिस्टिक मिसाइल्स यार लाइक कब ईरान 1979 उस एरा नहीं शायद नो 1979 2011 के अंदर ईरान मिसाइल डेवलप करा था जो कि अमेरिका को हिट कर सकती थी। सो उस टाइम पे मोसाद ने उसका जो भी था मेजर सॉरी जनरल हुसैन मकदाम्बा लाइक दैट वन नाइम तो उसको अटैक किया था उसके साथ 17 रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को मारा था। सो उससे उनको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था उनको बहुत टाइम लग गया था और आज भी शायद उनके पास ऐसी मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका को हिट कर सकें। सो तो अटैक तो उन पर भी हुए हैं बहुत से। उससे पहले उनके ऊपर लाइक जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसके अंदर साइबर अटैक करवाया था तो जो भी न्यूक्स थे जो भी अंदर जो भी थे इंग्लिश यूरेनियम अपने आप ब्लास्ट हो गया था तो दिक्कत तो उन्हें भी हो रही है। अब अगर इंटरनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ईरान के लोग तो खुश हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो ईरान के जो वुमेन्स हैं उन पर अत्याचार होते हैं वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है और ईरान की जो इकोनॉमी है वो एकदम से डूम हो चुकी है। 1 रुपये में तुम्हें 15,000 ईरान के रुपए मिल रहे हैं तो इट्स लाइक कि कंट्री तो ख़त्म थी, ना कोई डेवलपमेंट ना कुछ और ना किसी और से देशों से कॉन्ट्रैक्ट, इतने सारे सैंक्शंस, ना इकोनॉमी सर्वाइव कर पा रही है ना तो इम्पोर्ट कर पा रहे हो। एक चाइना एक यूएस रसिया दो कंट्रीज पे तुम डिपेंड रह पा रहे हो। सो ह्यूज लॉस तो था कंट्री को भी। तो दोनों पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अलग अलग चीज़ है। अब इसराइल का डर देखा जाए तो इसराइल को है कि जैसे भी इसको मिलेगी न्यूक्लियर वेपन आएगा तो ये सबसे पहले मेरे ऊपर डालेगा तो ये मेरे एग्जिस्टेंस को खतरा है फ्यूचर को। बट नो वन नोज फ्यूचर वॉट होल्ड्स क्योंकि ईरान एंड द इसराइल आर द टू ऑफ द नेशंस हु आर मोर फ्रेंडली। लेकिन जब से वो होता ना कि एक बार दोस्ती टूटी तो टूटी फिर दुश्मनी ऐसी निभाने की बस पूछो मत। इट्स लाइक दैट वन। और सेकंड पर्सपेक्टिव आता है कि मिडल ईस्ट क्यों सफ़र कर रहा है। आई डोंट थिंक कि यूएसए ने एवर एक्सपेक्टेड कि ईरान इस तरह से वो उन पर अटैक करेगा उसके बेसिस को टारगेट करेगा। उन्होंने सोचा था कि पिछली बार की तरह ईरान इसराइल पे मिसाइल मारेगा इसराइल ईरान को मारेगा थोड़ा बहुत चलेगा एंड देन ख़त्म हो जाएगा। बट जो ईरान ने बदला है ये नई स्ट्रेटजी में भी उसको कैसे गाइडेंस मिल रही हो चाइना से रशिया से। लेकिन और उस जैसे जैसे देखा जाए तो ईरान हर एक डे बेटर होता जा रहा है। पहले उसने ऐसे अंधाधुन अटैक करना चालू किया देन उसने स्ट्रेटेजिक अटैक करना चालू किया। अभी वो ऑयल फील्ड्स को टारगेट कर रहा है ऑयल रूट्स को टारगेट कर रहा है शिपमेंट को टारगेट कर रहा है वो फैक्ट्री रिफाइनरीज डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों उसे कहीं से
इंटरवल मिल रहे होंगे ना, बिकॉज रशिया भी कभी तो ऑयल कोई नहीं खरीद रहा है यार। और अगर एक पर्सपेक्टिव मुझे ये भी है कि यूएसए ने थोड़े दिन पहले वेनेजुएला में किया था, लगता फ्लड, तो वहाँ के ऑयल को वो बेचेगा। अगर मिडल ईस्ट ऑयल बेच रहा है, रशिया ऑयल बेच रहा है, तो फिर यूएसए से ऑयल कौन खरीदेगा? अगर मिडल ईस्ट डिस्ट्रॉय होगा, मिडल ईस्ट की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी, तो तभी तो यूएसए का वेनेजुएला ऑयल को खरीदेगा। और अगर इंडिया रशिया से खरीदने जाएगा तो सैंक्शन लगाएगा, तो फिर यूएसए का ऑयल खरीदना पड़ेगा। सो हेजीमनी हो रही है ऑयल के अंदर। दैट वाज द अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट वॉर। इट इज़ ऑल्सो ए रीज़न। आफ्टर दैट अगर हमने बहुत बार देखा है कि इसराइल वांट टू एक्सपेंड, और जब इसराइल एक्सपेंड करेगा तो मिडल ईस्ट को गिरना पड़ेगा। सो सेकंड रीज़न ये हो सकता, ये भी है। तो मिडल ईस्ट जब सफ़र करेगा तभी तो ये होगा। तो ये वॉर तुम्हें थोड़ा फिसी सा लग रहा है मेरे को। आई डोंट नो बट वाई कि उससे भी लग रहा है। रही बात ईरान की, तो ईरान में बोला जा रहा है कि अभी तक 10 to 15% ऑफ देयर मिसाइल का स्टॉक पाइल उन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो उनके पास कितना पड़ा होगा? उनके पास लॉन्चर्स की कमी हो सकती है, बट लेकिन वो मोबाइल बेस्ड लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर 50% भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो लाइक उसने सिर्फ अभी वेस्टर्न ईरान के लॉन्चर्स का यूज़ किया है। ईस्टर्न ईरान तो अभी बचा हुआ है। एंड द यूए इज़ रनिंग आउट ऑफ लो इंटरसेप्टर्स। कतर भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। उसके बाद में क्या? जब अब 30 में से 2 मिसाइल गिर रही है, तो तुम्हारा इनका ये हाल हो रखा है। व्हेन द 30 out of 30 missiles fall on them, what will they do? How will they survive? So it is heavy dent on Middle East। और या तो वहाँ से वीडियोज़ बाहर नहीं आ रही है क्योंकि उन्होंने सेंसरशिप लगा रखा है बहुत ज़्यादा, कि उनकी इमेज को नुकसान ना हो। और तेहरान, लाइक अगर तेहरान भी ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही, तेहरान गिर जाएगा तो भी क्या, ईरान कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान ने अपने को अपना डिवाइड कर लिया है। हर एक प्रोविंस अपना अलग से IRGC बेस लेके बैठी है। वो हर एक जगह से अलग अलग तरह से अटैक कर रहे हैं। सो उनको कुछ नहीं होने वाला। क्या लड़ लोगे भाई? वो वॉर इकोनॉमी बन जाएगी, क्या होगा उन्हें? और ईरान की टोपोग्राफी ऐसी है कि तुम ग्राउंड वॉरफेयर जीत नहीं सकते उनसे। तो तुम ग्राउंड में अगर उतरने का सोच रहे हो, तो फिर कैसे, क्या करोगे? मैं बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हूँ कि ईरान ने सब कुछ अपना हिल्स के अंदर बना रखा है। वो अंडरग्राउंड टनल्स, एवरीथिंग इज अंडरग्राउंड हिल्स के अंदर टनल्स के अंदर। तो उसे डिस्ट्रॉय करना कितना हार्ड है। अगर अपने यहाँ से देखें तो अपना तो सब कुछ ओपन है यार, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमने कुछ माउंटेन्स के अंदर बना रखा है, कुछ उधर डीप इनसाइड बना रखा है, नहीं भाई। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट यार। बाकी इसराइल को भी लॉस हो रहे हैं। तेल अवीव में जो भी बॉम्ब्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली ईरान इज़ यूजिंग क्लस्टर बॉम्ब्स यार, जो कि बैन है, यूज़ नहीं कर सकते कंट्रीज, बट ईरान इज़ यूजिंग। नाउ ईरान इज डेस्ट्रॉइंग ग्रिड, एकदम से गाइडेड अटैक करना। सो आई थिंक कि यार दे गेटिंग इंटेल फ्रॉम द रशिया डेफिनेटली यार। और आज तो ईरान ने रशिया पे भी, सॉरी तुर्की पे भी मिसाइल अटैक मारी, यानी कि नाटो को चैलेंज करना। सो या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। अगर ये नहीं रुका, तो अगर नाटो इन्वॉल्व होगा देन कुछ तो भी होगा, क्योंकि अगर ईरान इतना पिटा जाएगा तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उसकी सपोर्ट में कंट्रीज़ और आएंगी तो फिर होगा। अगर सभी नाटो कंट्रीज ईरान में इन्वॉल्व हो रही है, तो चाइना को मिलता है ताइवान पर अटैक करने का। अगर वो उधर अटैक करेगा तो हो गया ना चालू, कुछ तो फिर बड़ा हुआ। सो दिस इज़ हाउ यार, मेरे को सब कुछ ऐसा ही लग रहा है। यूएसए को ऑयल बेचना है। एंड वन ऑफ द थिंग यार, यूएसए चाहता है कि यूएसए इज फंडिंग कुर्दिस्तान, जो कि ईरान के एंटी ईरान है, मतलब जो रेजिम है उसके बता देंगे कि ईरान में उनका कब्जा हो। तो उनको कर रहा है, लाइक यूएसए ने तालिबान खड़ा किया, अलकायदा खड़ा किया, आईएसआई खड़ा किया, अब वो ये कुर्द वाला खड़ा करना चाह रहे हैं। सो दे आर लाइक डूइंग बुलशिट, की कुछ भी करो बस ईरान को गिरा दो, चाहे फ्यूचर में देखा जाएगा। सो दे आर डिसाइडिंग टू डिवाइड ईरान इन 2 पार्ट्स, लाइक दे हैव डिवाइडेड नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। दोनों कंट्री आपस में लड़ रही है। नॉर्थ कोरिया अपना इंडिपेंडेंट हो गया है, बट साउथ कोरिया को वेपन बेचे जा रहा है, अपनी कमाई किया जा रहा है। दे हैव डिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान। दोनों कंट्री अभी तक आपस में लड़ रही है। अभी तक इनके नॉर्मल रिलेशन नहीं हो पाए हैं। उधर पाकिस्तान को वेपन बेचता है, इधर इंडिया को वेपन बेचते हैं। दोनों कंट्री लड़ती है, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। दे वांट टू डिवाइड ईरान, इस ईरान वेस्ट ईरान। तो क्या होगा? दोनों कंट्री आपस में लड़ती रहेगी, उन्हें वेपन चाहिए, वो मिलते रहेंगे। वो इधर भी एक बार इसको बेचेंगे, एक बार इसको बेचेंगी। वाह, हाउ दैट दे वांट टू डू। और अभी यूएई पे मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे इतना अटैक हुआ है, तो उनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हुए हैं। अगर उनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हुए हैं तो कहाँ से लाएंगे वो? दे आर यूजिंग पेट्रोल मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल सिस्टम दोनों यूएसए के हैं। तो यूएसए की यूज़ करें तो इंटरसेप्टर भी यूएसए से लाएंगे। तो इकोनॉमिक्स की हुई यूएसए की, पैसा किसे मिला? यूएसए को। दिस इज़ हाउ वॉर वर्क्स।
और इसराइल को तो वैसे ही है, दे आर डोमिनेटिंग द ईरान एयर स्पेस। बट ईरान इतने सारे ड्रोन्स मार रहा है, वो उनको ओवरवेम कर दे रहा है। और अगर एक चीज़ और है कि अमेरिका के लिए हमारी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, ईरान के लिए नहीं। ईरान का एक ड्रोन 20,000 में बन पा रहा है, लेकिन यूएस की मिसाइल्स तो महंगी है। ईरान 400 ड्रोन बना सकता है एक दिन के, अमेरिका नहीं बना सकता इतने, यूएस नहीं बना सकता। और यूएसए का लाइक बना सकता है 6 से 7 मिसाइल्स पर मंथ, वहीं 100 बना सकता है ईरान, 80 बना सकता है ईरान। तो हमें वो कंपेटेबल ही नहीं है, कितना बना लोगे तुम? यू हैव ए ह्यूज, मतलब तुम बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेपल बना सकते हो, बट उनकी वो भी तो देखो कितनी कैपेबिलिटी है। अगर वो तो लॉन्ग रेंज लॉन्ग और भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इन्होंने सेम की अभी तो हमने यूज़ नहीं किया है। आई थिंक कि अभी तो वार और ज़्यादा इंटेंसीफाई होने वाला है, क्योंकि आज जो श्रीलंकन कोस्ट पे उन्होंने शिप को डुबाया है, तो ईरान इज ऑल्सो यार अब हमें भी शिप पे कुछ करना पड़ेगा। सो अगर वो अब्राहिम मुल्क की तरफ जाते हैं, आई थिंक यार एक आधा डूब जाता तो कम तो होता। जस्ट दैट्स टॉक्स अपार्ट। और उसके बाद में जो ज़्यादा अगली होने वाला है, अगर बहरीन के पास ख़त्म होगी, कुवैत के पास ख़त्म होगी, कतर, यूएई तो डिस्ट्रॉय कर देगा इनको। और जब इन कंट्रीज को डेंट पड़ेगा, सो यूएसए को, इजराइल को इनको फ़ायदा होगा। दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग नाउ। सो ये सब मेरे मन में डाउट्स आ रहे थे, मल्टीपल्स डाउट्स थे आए हुए। और मैंने एक थ्योरी और भी पढ़ी थी कि अगर व्हाट इफ़ खमेनी वाज अलाइव, मतलब उनमें से बस बोल रहे हैं कि बस वो मर गया है। सो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसका वो चलने वाला अंतिम संस्कार मसद में जहाँ उसका जन्म हुआ था। सो दैट वाज देयर। नाउ आई थिंक यार इतना ही है मेरे पास। और कुछ अपडेट्स होगी तो मैं देता रहूँगा, बाकी छोटी मोटी अपडेट्स तो मैं फॉलो करता रहता हूँ, लाइक चैनल्स लाइक वॉर एंड गोर, इंटेल 24/7, एलाइट प्रेडेटर, ओसिंट। सो यार मैं कि आई एम कीन कि मैं तो हर एक सेकंड की अपडेट लेता रहता हूँ, लाइक कहाँ टेक क्या हो रहा है, टेक क्या हो रहा है। बट ईरान इज ट्राई हैवी यार, मतलब एक साथ 11 कंट्रीज को बॉम्ब करना खतरनाक है भाई। बाकी अपने इंडिया का स्टांस देखा जाए तो भाई ठीक है, क्योंकि सभी कंट्रीज उधर ही है। ईरान के साथ हाथ मिला के कहाँ 20 कंट्रियों से कहाँ लड़ पाओगे तुम। और अल खमेनी की पुरानी ट्वीट्स देखे जाए तो इतना कुछ इंडिया फ्रेंडली था नहीं। वो तो इसलिए था कि उसको रिक्वायर्ड थी, क्योंकि उसे वर्ल्ड में कहीं और मिल नहीं रहा था कुछ भी। और चाबहार का तो डिस्ट्रॉय कर दिया इनमें यार, उसको व्यूअर तो लेने का मतलब ही कहाँ हुआ। चाबहार में इतनी बॉम्बिंग की स्ट्राइक हुई है तो डिस्ट्रॉय हो गया है। सो I think that's all for today. I will come up with the next with the PPT sessions. Or if you want to cover some of the specific topic and any geopolitical event, please let me know in the comment sections. I will definitely cover it. Thank you. Follow and yeah, don't forget to subscribe यार, कर दो थोड़ा यार, मोटिवेशन मिलता है अंदर से। कमेंट कर दिया करो, थोड़ा इंगेज हो। थैंक यू।